Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. So in today's video, we are going to revise the important orders and important rules of CPC from Order 6 onwards. So before I start with the lecture, there is a special offer that is running on Unacademy. That is, you can get up to 40% off on Unacademy Judiciary subscriptions by using this code. ये जो ऑफर है ये कल तक वैलिड है. आप इस ऑफर को जो है लेकर आप जो है अपनी मनी सेव कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर जुडिशरी. नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी. In case you get any problem, then you can follow me on the Telegram channel. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप जो है कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो. So let's start with the pleadings. So order 6 जो है सबसे पहले pleadings कौन से order में डील की गई हैं, that is dealt in order 6. So pleading का मतलब क्या होता है? Pleading का मतलब है plaint और written statement. Pleadings means what? This means plaint और written statement. तो pleading क्या state करती है? Pleadings हमेशा facts को state करेंगी, ना कि evidence को. Pleadings should always state facta probanda. प्लीडिंग्स हमेशा फैक्टा प्रोबेंडा स्टेट करेंगी, ना कि फैक्टा प्रोबेंशिया. So pleadings will always state facta probanda and not facta probentia. तो प्लीडिंग्स जो है, प्लीडिंग्स में क्या चीज लिखी जाएगी? प्लीडिंग्स को पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाएगा, नंबर होगा कंसेक्टिवली, डेट, सम एंड नंबर्स उसमें एक्सप्रेस किए जाएंगे, फिगर्स में एज वेल एज वर्ड्स में. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज फ्रॉम योर रूल 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 14 रूल ये कहता है कि हर प्लीडिंग पे जो है किसके साइन होंगे. एवरी प्लीडिंग शेल बी साइंड बाय द पार्टी और उसके प्लीडर के साइन होंगे. अगर पार्टी जो प्लीड कर रही है वो किसी रीजन की वजह से एब्सेंट है या किसी गुड कॉज की वजह से वो साइन नहीं कर पाई, तो उसको साइन कर सकता है कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है, ठीक है, to sign the same or to sue or defend on his plea. So every pleading shall be signed by the party and his pleader. तो जहां पे पार्टी एब्सेंट है किसी रीजन की वजह से या किसी गुड कॉज की वजह से, तो कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथोराइज्ड है वो साइन कर सकता है या वो डिफेंड कर सकता है. फर्दर रूल 14A. रूल 14A डील्स विद एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. तो ये कहता है कि हर प्लीडिंग में जो है एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है. ऐसा जो एड्रेस है दैट इज प्लेंटिफ भी लिखेगा, ठीक है, डिफेंडेंट भी लिखेगा अपनी प्लीडिंग में, दैट इज प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में, डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में. ऐसे एड्रेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द रजिस्टर्ड एड्रेस. तो अगर रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी कोर्ट ये डिस्कवर करती है कि ये इनकम्प्लीट है, फॉल्स दिया हुआ है या फिक्टिशियस है, तो कोर्ट या तो सुओ मोटो, ठीक है, कोर्ट सुओ मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकता है कि अगर रजिस्टर्ड एड्रेस गलत प्लेंटिफ ने दिया है तो उस केस पे स्टे लग जाएगी, स्टे ऑफ सूट. अगर जो रजिस्टर्ड एड्रेस डिफेंडेंट ने दिया है तो उसका डिफेंस जो है स्ट्रक आउट हो जाएगा एंड ही विल बी प्लेस्ड इन द पोजीशन जैसे कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं पुट अप किया. तो वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ ए पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस, कोर्ट सुओ मोटो या फिर पार्टी के एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है कि अगर ऐसा एड्रेस प्लेंटिफ ने दिया है तो सूट पे स्टे लग जाएगी, अगर डिफेंडेंट ने लिया है तो उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट हो जाए. वेरिफिकेशन ऑफ द प्ली. तो हर प्लीडिंग को वेरीफाई किया जाएगा, उसको पार्टी वेरीफाई करेगी एट द फुट बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज और बाय सम अदर पर्संस जो कि सेटिस्फेक्शन टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है वो स्पेसिफाई करेगा बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग कि व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज, कि वो क्या चीज अपनी नॉलेज से वेरीफाई कर रहा है या फिर क्या चीज व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड इट टू बी ट्रू. जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है प्लीडिंग्स को वो साथ में एफिडेविट लगाएगा इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग. The person verify the pleadings shall also furnish an affidavit in support of his pleading. तो कोर्ट किसी भी, आपने एक याद रखना है कि स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स इज डेल्ट अंडर विच रूल? दैट इज डेल्ट अंडर रूल 16. सो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में ऑर्डर कर सकती है, ठीक है, स्ट्रक आउट करने के लिए और एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग अगर कोर्ट को लगता है
ये अननेसेसरी है, स्कैंडुलस है, फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, या फिर ये प्रेजुडिस कर सकता है, एम्बेरस या डिले कर सकता है फेयर ट्रायल ऑफ द सूट को, या फिर दिस इज अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द। तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे ऑर्डर कर सकती है टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग। फर्दर रूल 17, रूल 17 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। तो दिस सेज दैट कि कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग पे अलाउ कर सकती है ईदर पार्टी को टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स, कि वो ऑल्टर करे या प्लीडिंग्स को अमेंड करे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो कोई भी पार्टी जो है एप्लीकेशन लगा सकती है अमेंडमेंट के लिए किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कोर्ट उसको अलाउ कर देगी अगर कोर्ट को लगता है कि दिस इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। दिस फर्दर सेज दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शेल बी अलाउड। एक बार अगर ट्रायल कमेंस हो गया, ऐसी अमेंडमेंट कोर्ट अलाउ नहीं करेगी अनलेस कि कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ जाए कि ड्यू डिलिजेंस रखने के बाद भी पार्टी इस मैटर को रेज नहीं कर पाई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ठीक है, देन द कोर्ट विल नॉट अलाउ एनी सच एप्लीकेशन। तो अगर सपोज प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, एंड कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सो उसको अमेंडमेंट करके देनी होगी जो भी कोर्ट ने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है। अगर कोई टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया तो उसको 14 डेज में उस ऑर्डर के डे से उसको वो अमेंडमेंट करके देनी होगी। अगर नहीं की तो बाद में लेटर ऑन उसको नहीं अलाउ किया जाएगा अनलेस कि कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड ना कर दे। दिस इज गिवन अंडर योर रूल 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। ये कहता है कि if a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly, अगर वो amend नहीं करता है उसके accordingly within the time limited for that purpose, or if no time is thereby limited then within the 14 days from the date of the order, then he shall not be permitted to amend, उसको permit नहीं किया जाएगा कि वो amend करे after the expiration of such limited time or of such 14 days unless कि time जो है court extend ना करे। प्लेंट इज डेल्ट अंडर योर ऑर्डर 7। प्लेंट में क्या है कि पर्टिकुलर्स क्या लिखे जाएंगे, प्लेंट क्या पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, कोर्ट का नाम जिसमें सूट ब्रॉट किया गया है, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट का, ठीक है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या रिलीफ मांगा गया है, सो ये सारी चीजें जो है प्लेंट में लिखी जाएंगी। अगर प्लेंटिफ सीक कर रहा है, अगर जो सूट है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है, तो प्लेंट स्पेसिफाई करेगा प्रिसाइज अमाउंट की क्या क्लेम किया गया है, ठीक है। अगर प्लेंटिफ सू कर रहा है फॉर मींस प्रॉफिट इज डिफाइंड इन 212। एक मींस प्रॉफिट क्या होता है ये हमें 212 में डिफाइन किया हुआ है। तो अगर प्लेंटिफ ये कहता है कि अगर तो प्लेंटिफ सू कर रहा है रिकवरी ऑफ मनी के लिए, तो फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए के लिए सू किया, तो वो स्पेसिफाई करेगा कि ही इज सुइंग द डिफेंडेंट फॉर 1 लाख रुपीज। अगर वो मींस प्रॉफिट के लिए सू कर रहा है देन वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट या वैल्यू भी लिख सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर रूल। अगर सब्जेक्ट मैटर जो सूट का है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नाउ कैसे पता चलेगा कि यही वाली जमीन है या यही वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेंट में एक डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी प्रॉपर्टी की जो सफिशिएंट होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड इन केस ऐसी आइडेंटिफिकेशन बाउंड्री से या नंबर रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट ऑफ सर्वे में, तो प्लेंट में स्पेसिफाई किया जाएगा ऐसी बाउंड्रीज या फिर ऐसे नंबर, सो दैट ये तो पता चल सके कि सूट जो है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फाइल किया है। नेक्स्ट इज रूल 6 इज इंपॉर्टेंट। तो दिस सेज कि अगर कोई सूट, वी नो दैट लिमिटेशन पीरियड है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन हम पढ़ते हैं कि इतने टाइम पीरियड में जो है एक सूट को इंस्टीट्यूट करना हो। सो वी स्टडी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर लिमिटेशन एक्ट में हम पढ़ते हैं, बट वो सेक्शन जो है सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। अगर सूट को कंडोन करवाना हो फिर वो हमें कहाँ पे होगा, दैट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 में। ये कहता है कि अगर एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो प्लेन शो करेगी ग्राउंड अपॉन विच एग्जाम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज फ्री, ठीक है। सो लीव टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, ये कहता है हर प्लेंट में स्पेसिफिकली लीव स्टेट किया जाएगा जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ प्लेन, प्रोसीजर क्या है प्लेन के एडमिट।
ये कहता है कि जहां पे कोर्ट ऑर्डर करती है समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन द मैनर दैट इज प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, तो वो प्लेंटिफ को डायरेक्ट करेगी कि आप उतनी कॉपीज प्रेजेंट करो कोर्ट में जितनी की प्लेन पेपर पे जितने डिफेंडेंट्स हैं 7 days के अंडर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिक्विसाइड फी फॉर सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट। सो जहां पे कोर्ट ऑर्डर करती है that the summons be served on the defendant in the manner that is provided in order 5 rule 9, so कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आप उतनी कॉपीज प्रेजेंट करो जितने डिफेंडेंट हैं, कितने डेज में, 7 days। नाउ अगर प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट की गई एंड कोर्ट को लगता है कि द कोर्ट इज नॉट सुटेबल टू डिसाइड इट, तो कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न कर देगा। So this says the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. Further, the important in this is very important, rejection of plaint is dealt under which rule of order 7? So this is dealt under order 7 rule 11. So there are 6 grounds that are given under this rule जिसके बेसिस के ऊपर एक प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो ये कहता है कि प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है अगर वो कोज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज ना करे, अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है एंड प्लेंटिफ को वैल्यूएशन करेक्ट करने के लिए बोला पर उसने नहीं की, अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो वैल्यूड तो प्रॉपरली है बट उसके ऊपर इनसफिशिएंट स्टैंप लगी हुई है एंड कोर्ट ने रिक्विसाइड टाइम दिया उसको करेक्ट करने के लिए बट प्लेंटिफ ने नहीं किया, अगर सूट जो है, जो स्टेटमेंट है दैट इज बार्ड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंडर बार्ड है, जरूरी नहीं है कि लिमिटेशन एक्ट के अंडर बार्ड, किसी भी लॉ के अंडर हो सकती है। वी नो दैट कि ऑर्डर 4 कहता है कि एक प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल होनी चाहिए, अगर वो नहीं फाइल हुई है देन द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। वी हैव जस्ट स्टडीड द प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ द प्लेंट दैट इज गिवन अंडर रूल 9। तो अगर प्लेंटिफ फेल कर गया कंप्लाई करने के लिए विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट। So these are the grounds on the basis of which the plaint can be rejected. Now what is the procedure on the rejection of the plaint? अगर कोर्ट ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जज जो है उसको रिकॉर्ड करेगा विद रीजंस कि क्यों इसको रिजेक्ट किया गया है। सो वंस द प्लेंट इज रिजेक्टेड, नाउ द क्वेश्चन रेजेस इज क्या उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर प्लेंटिफ एक फ्रेश सूट फाइल कर सकता है? सो रूल 13 हमें कहता है कि अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो प्रोहिबिट नहीं करता है एक प्लेंटिफ जो है फ्रेश प्लेंट फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच द प्लेंटिफ सूज और ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ सू कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन या पावर में है तो वो उसको एंटर करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, वो उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर देगा जब प्लेंट प्रेजेंट की जाती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसकी पोजीशन या पावर में नहीं है तो वो स्टेट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट किसकी पोजीशन या पावर में है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करना चाहिए था जब प्लेंट प्रेजेंट की गई या लिस्ट में एंटर या एनेक्स्चर करना चाहिए था बट उसने ऐसा नहीं किया तो लेटर ऑन उसको एविडेंस में नहीं यूज किया जा सकता एट द हियरिंग ऑफ द सूट। अगर करना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी है। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ये कहता है कि ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं करेगा अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिव्स विटनेस या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाता है मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। सो व्हाट दिस सेज, ये कहता है कि वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन ए डॉक्यूमेंट, अगर कोई प्लेंटिफ सू कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट या वो रिलाई कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इन हिज पोजेशन और पावर इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, he shall enter such documents in a list and shall produce it in court in which when the plaint is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy thereof to be filed with the plaint. Where any such document is not in possession or power of the plaintiff, he shall wherever possible state in whose possession or power it is. A document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaint is presented or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint but is not produced or entered
shall not, without the leave of the court, be received in evidence on his behalf at the hearing. Further, this says nothing in this rule shall apply to a document produced for the cross-examination of the plaintiff's witnesses or handed over to a witness merely to refresh his memory. So order 6 and order 7 के rules, the important rules that are from these orders, this we have discussed. These are very important rules and orders. So you can expect a question in your pre from these rules. या फिर आप जो है इसमें से मेंस में भी question जो है you can expect. So further जो है हम next lecture में करेंगे learners. Before I end this lecture, there is a special offer that is running on Unacademy. तो देर आर मल्टीपल बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे, जो या फिर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। एचपी के लिए स्पेशल बैच है जो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी फाउंडेशन बैच है जो 27 मई से अभी स्टार्ट हुआ, स्पेशल हिंदी के लिए। फीचर्स क्या है? लाइव क्लासेस मिलेंगी, मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको। डिटेल्ड डिजिटल नोट्स मिलेंगे, प्लस फिजिकल नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए। So these are the features: full syllabus coverage, personalized mentorship. So you can just use this code to avail this offer. बाकी link and details आपको description box में मिल जाए। So thank you so much learners. I'm just ending the session here only. See you all in the next lecture. And don't forget 10 बजे आपका इसी चैनल पे पार्टनरशिप एक्ट के MCQs के ऊपर टेस्ट है। So do join at 10 PM.